जय भारत विद्यार्थी मित्रों। तो रेड एंड व्हाइटनी अंदर अने एसआईयू यूनिवर्सिटीनी अंदर તમે લોકો અભ્યાસ કરો છો। 5 તારીખથી તમારા લોકોની એક્ઝામ્સ ચાલુ થઈ રહી છે। તો સૌથી પહેલાં તો સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોને મારી તરફથી બધાને બેસ્ટ ઓફ લક। હવે વાત કરીએ એક્ઝામિનેશનની। તો તમારા એક્ઝામિનેશનની અંદર ટોટલ 100 માર્ક્સનું પેપર રહેશે, જેની અંદર તમને 10 ક્વેશ્ચન આપવાના હશે, જેમાં 1 થી 2 કે 3 ક્વેશ્ચનની અંદર તમને અથવાનો ઓપ્શન પણ મળી રહેશે, પરંતુ ટોટલ 10-10 માર્કના 10 ક્વેશ્ચન છે, કોઈ પણ સબ્જેક્ટ હોય તમારો એની અંદર। હવે 10 ક્વેશ્ચનની અંદરથી સિલેબસની વાત કરી લઈએ। તો સિલેબસમાં તો શું છે કે લાસ્ટ લેક્ચર સુધી જે ચાલેલું છે આપણું, એનો કમ્પ્લીટ સિલેબસ છે। અને હું તમને વારા ઘડીએ એક વસ્તુ કહું છું કે કોઈ પણ ક્વેશ્ચન 10માંથી આપણા સિલેબસની બહારનો નથી, જેમ કે એટલે કે મેં તમને જે ભણાવેલું ના હોય એમાંથી કોઈ પણ સબ્જેક્ટમાં કોઈ પણ લેક્ચર બહારનો આવશે નહીં। તો આ વાત થઈ ગઈ આપણી એક્ઝામિનેશનની। હવે એક્ઝામિનેશનમાં શું તમારે કરવાનું છે, તો એકદમ શાંતિથી અત્યાર સુધીના આપણે જે પણ કંઈ લેક્ચર ભણેલા છે, આઈ થિંક 10 કે 12 લેક્ચર જેટલા થયેલા છે, એ બધા લેક્ચરનું એકવાર રિવાઇઝ કરી લો। બધા લેક્ચરનું રિવાઇઝ કરી લેશો ને એટલે તમને શું થશે કે રિકોલ થઈ જશે ઝડપથી, અને એક્ઝામની અંદર એ જ વસ્તુ આવવાની છે। હા, પીપીટીની અંદર શું હશે કે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ આપણે કવર કરેલું હશે, પણ તમારે ક્વેશ્ચન છે 10 માર્ક્સનો, એટલે તમારે એને થોડુંક લંબાવવું પડશે। જે વસ્તુ છે તમને ફેક્ટ કહું છું કે તમે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ છે, હા નો ડાઉટ એટલું લખશો, પણ લેન્થ નહીં હોય તો તપાસનારને શું થશે કે આને સવાલ આવડતો નથી, કારણ કે તપાસવાની વસ્તુ આપણા હાથમાં નથી। એ કંઈ બાર યુનિવર્સિટીમાં જવાનું હોય છે, પણ લખી તો આપણે શકીએ છીએ। એટલે મોસ્ટ પ્રોબેબલી તમારે એવું જ રાખવાનું છે કે તમે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ લખો, પણ એને થોડુંક લેંગ્વેજની અંદર કન્વર્ટ કરો અને તેને ડિસ્ક્રાઇબ કરો। અને ડિસ્ક્રાઇબ કરો છો, પણ જે પોઈન્ટ તમે લખેલો છે આપણે પીપીટીની અંદરથી, તો એની અંદર તમારે અંડરલાઇન કરવાની। એટલે શું થશે કે તપાસનારનું ધ્યાન તરત ને તરત તે અંડરલાઇનવાળા પોઈન્ટ ઉપર જશે, અને એના લીધે શું થશે, અંડરલાઇનવાળો પોઈન્ટ સાચો છે તો કોઈ તપાસનાર આખો સવાલ વાંચવાના નથી। तो ये बात हो गई हमारी एग्ज़ामिनेशन की। फिर से मैं दे रहा हूँ कि हमारा एग्ज़ामिनेशन जो है वो 100 मार्क्स का है, 10-10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहेगा, और 1-2 क्वेश्चन के और में 1-2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस हमारा क्या है कि जो भी हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़ा है, यानी कि हमारा लेक्चर नंबर 1 से लेकर 12 तक, उससे बाहर एक भी टॉपिक जाने वाला नहीं है। इसीलिए आप आज का दिन और कल का दिन दोनों में क्या करना है, आपको सिर्फ रिवाइज ही करना है लेक्चर को। मैं अभी आपको कोई नया लेक्चर इसमें पढ़ाने वाला नहीं हूँ। एक बार रिवाइज कर लो, शांति से देख लो, क्योंकि हमें जो हमारे लेक्चर के अभी 1-1 घंटे मिलते हैं, तो आप 2 घंटे में तो मेरे हिसाब से 17% सिलेबस आप कवर कर सकते हो। आप ब्राइट स्टूडेंट हो तो जितना हो सके उतना रिवाइज करो, और आपको रटना भी नहीं है, पॉइंट नोट कर लो, और वो पॉइंट को फिर आपको, जैसे अभी तक गुजराती मीडियम वाले गुजराती में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में क्या करते हैं, पॉइंट को खींच के बड़ा बना देते हैं, तो वही करना है। लेकिन हमारा जो पॉइंट है उसके लिए उसके अंदर आपको अंडरलाइन करना है। तो मेन फोकस रिवीजन पे रखो, और बेस्ट ऑफ लक आपको एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये हमारा अभी लास्ट लेक्चर होने वाला है, फिर आपकी एग्ज़ामिनेशन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो थैंक यू, आपने रेड एंड वाइट ज्वाइन किया है। हम और आप 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई गलती हो तो आप माफ़ कर देना, आपकी कोई गलती तो मैंने ध्यान में ली ही नहीं है। तो थैंक यू, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी मैं जो आपको वीडियो हमारा जो है लेक्चर में पूरा, वो जो हमने आगे रिवाइज़ वाला वीडियो डाला है, वही सेम वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आप रिवाइज़ कर सको। अटेंडेंस में आपको क्या है, असाइनमेंट में सबमिट कराना क्या रहेगा कि अंदर जो भी आता है हमारा क्वेश्चनरी, उसमें से आप कोई भी 3 अपने हिसाब से सबमिट कर दो।
ठीक है, लेकिन आपको मेन फोकस करना है रिवीजन पे। जय भारत विद्यार्थी मित्रों। तो हमने फिजिक्स के अंदर आज हम कोई भी नया चैप्टर चालू करने वाले नहीं है, और हम नेक्स्ट वीक से नया एक प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे। तो आज हम करने वाले हैं रिवीजन यानी कि हमने सेमेस्टर चालू हुआ तब से अब तक जो पढ़ा है उसका हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। और ऐसे रिवीजन वाला लेक्चर अगर हम जैसे ही हमारा 2-3 चैप्टर खत्म होते हैं उसके बाद में एक रिवीजन वाला भी चैप्टर ले लेंगे, एक रिवीजन वाला लेक्चर ले लेंगे, क्योंकि आपका क्या है कि जो भी कुछ भी हमने आगे पढ़ा है उसको आपको तुरंत रिकॉल कर सको एग्जाम के टाइम पे। तो इसीलिए हम अभी रिवीजन 1 यानी कि हमने जो 3 चैप्टर अभी कंप्लीट किए हैं, सबसे पहले था स्टेट ऑफ द मैटर, दूसरा था इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, और हमने अभी रिसेंटली जो कंप्लीट किया वो है हमारा सरफेस टेंशन। और तीनों चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़े हैं उसका हम थोड़ा सा क्विक और ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम आपको हमारा मेन गोल क्या है कि हमें आगे भी बढ़ना है और पीछे वाला याद भी रखना है। ऐसा नहीं है कि हम तुरंत से आगे बढ़ जाए, सिलेबस कंप्लीट कर दे, लेकिन आपको फिर पीछे जो पढ़ा है वो याद ही नहीं रहे तो क्या मतलब। हम चाहे तो मैं आपका सिलेबस कंप्लीट ही करूंगा, चाहे तो एक सब्जेक्ट हमारा एक चैप्टर भले ही बाकी रह जाए, लेकिन जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो सब हम क्या करेंगे, एक्यूरेट पढ़ेंगे, कि आपको एग्जाम में जो हमने पढ़ा है उसमें से आएगा तो आपको आना ही चाहिए। तो इसीलिए अब हम रिवीजन ले लेते हैं। तो रिवीजन के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ द मैटर वाला सब्जेक्ट। तो उसके अंदर क्या था, तो चलो देखते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर के अंदर सबसे पहले तो हमने पता था कि मैटर क्या है। तो मैटर यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसके पास खुद का कोई मास है और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम बोलते हैं मैटर। यानी कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा पदार्थ कि जो अपना खुद का मास हो उसके पास, और वो हमें दिखती हो, यानी कि वो स्पेस के अंदर कोई ना कोई जगह है वो ऑक्यूपाई करती हो, तो उसे हम बोलते हैं मैटर। तो मैटर होने के लिए हमारे पास क्या है, 2 रिक्वायरमेंट होनी जरूरी है। एक तो उसके पास मास होना चाहिए और वो स्पेस में अपना कोई जगह ऑक्यूपाई करता होना चाहिए। तो मास क्या है, द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द स्टफ और अ मटेरियल दैट ऑब्जेक्ट कंटेन, यानी कि जो स्टफ यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी कोई है सोर्स, उसे हम मास कहते हैं। वेट क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन करते हैं तो वेट मिलता है, लेकिन मास क्या है, खुद का प्रॉपर है, चाहे वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे उसे आप अवकाश में ले जाओ, धरती पे रखो, चंद्रमा पे ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, मास कांस्टेंट रहता है। हाँ, उसका ग्रेविटी के हिसाब से वेट जो है वो प्लस माइनस होता है, लेकिन मास कांस्टेंट है। और बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम को आपको पता है कि जैसे भी कोई चीज ने जितनी भी जगह रोकी है उसे हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। तो ये दोनों चीज जो हमें है मास के और मैटर होने के लिए आवश्यक है। फिर स्टेट ऑफ द मैटर, तो हमें पता है 3 स्टेप है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। यानी कि 3 मेन है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमें पता है सॉलिड कैसा है, लिक्विड कैसा है, गैस कैसा है। सॉलिड के पास खुद का मैटर होता है और प्रॉपरली वॉल्यूम होता है, यानी कि डिफाइंड शेप एंड साइज होता है। लिक्विड के अंदर वॉल्यूम होता है लेकिन शेप डिफाइनाइट नहीं होता है, क्योंकि आप उसे जिस भी पात्र में आप उसे डाल दो तो उस हिसाब का शेप जो है वो क्या करता है, गेन कर लेता है। लेकिन वॉल्यूम तो उसके पास फिक्स रहता है। मान लो कि 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप उसे 5 लीटर के अंदर डालो या फिर 25 लीटर वाला कंटेनर के अंदर डालो, वो एक का एक ही रहेगा। हमारे पास कैसा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम लिक्विड की बात कर रहे थे कि लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स ही रहता है। मान लो कि 1 लीटर का जो पानी है आपके पास, हमारे पास 1 लीटर पानी है, उसे हम चाहिए 5 लीटर वाली बाल्टी में डाले, 1000 लीटर वाले टैंक में डाले, उसका वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रहेगा ना, बढ़ेगा तो नहीं। और उसे चाहे एक ग्लास में भी ले ले तो जो ग्लास में जितना होगा उतना वो अंदर चला जाएगा, बाद में वो
बाहर आ जाएगा। यानी कि लिक्विड के पास वॉल्यूम जो है वो डिफाइनाइट है, लेकिन शेप डिफाइनाइट नहीं है। जैसे भी शेप में डालोगे उस शेप में वो अपने आप को एक्सेस कर लेगा। और गैस, तो गैस के बाद तो भाई क्या है, कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, शेप भी नहीं है। अब एक गुब्बारा है, वो फुलाओगे तो उसके अंदर जितना वॉल्यूम होगा वो रहेगा। अब आप उससे बड़ा गुब्बारे के अंदर वो गुब्बारे का वॉल्यूम डाल देते हो तो वो बड़ा बन जाएगा, यानी कि वॉल्यूम भी नहीं है, उसके पास शेप भी नहीं है। तो ये होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर आता है तीनों की कंपैरिजन कि सॉलिड में क्या है, डिफाइनाइट शेप है नहीं है, ये सब उसकी कंपैरिजन है। आप एक बार ध्यान से देख लो कंपैरिजन क्या है वो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 6 चेंजेस है, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड, सॉलिड से गैस, लिक्विड से गैस, लिक्विड से सॉलिड। वैसे हमारे पास 6 प्रकार की चेंजेस है। तो उसको मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। मेल्टिंग क्या है, सॉलिड से लिक्विड, फ्रीजिंग तो लिक्विड से सॉलिड, इवेपोरेशन लिक्विड से गैस, कंडेंसेशन गैस से लिक्विड, सब्लिमेशन सॉलिड से गैस और डिपोजिशन गैस से डायरेक्ट सॉलिड। इस 6 फेज के आपको याद रखने का है। और इस 6 जो फेजेस है वो आपको असाइनमेंट में आज का लिखना है। मैं साथ ही साथ बोल देता हूँ, जो भी असाइनमेंट में लिखना है वो बाद में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये जो हमारी प्रेजेंटेशन की साइट है अभी पीपीटी की जो है, जो पेज है, उसमें जो भी दिया गया है 6 फेज, वो आपको एक बार लिख के सबमिट कराना है। फिर बात आती है मैटर में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि मास है, वॉल्यूम है, कैलोरी है, उस हिसाब से। और इंटेंसिव हार्डनर बॉइलिंग, जो बाहर से हमें पता चल जाए। डेंसिटी, तो डेंसिटी मास पर वॉल्यूम, उसे हम बोलते हैं डेंसिटी। और उसका यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द एन ऑब्जेक्ट टू इट्स द वॉल्यूम। यानी कि जो हमारा मास है वो कितनी जगह पे ऑक्यूपाई हो गया है। यानी कि डेंस बोलेंगे तो क्या होगा कि थोड़ी सी जगह के अंदर ज्यादा मास आ गया। और हम उसे लाइट बोलेंगे तो क्या होगा कि वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन मास तो कम है। तो उस हिसाब से हम बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी के बाद हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, बाहर को जो हमें दिखता है विदाउट एनी चेंजेस, कोई केमिकल चेंज नहीं होते हैं, तो प्रॉपर्टी है वो। यानी कि बाहर से आप देखो कलर चेंज हो जाता है तो फिजिकल होता है, उसका हार्डनेस तो फिजिकल। वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टी, तो उसके टेम्परेचर में कोई फेरफार हो गया, बॉन्डिंग में कुछ फेरफार हो गया, उसके बंधारण में कुछ फेरफार हो गया, तो केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल चेंज तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारी नेक आई से, और केमिकल चेंज को कर नहीं सकते। फिर है साइन ऑफ द केमिकल चेंजेस, वो आपको पता है। मैटर, मैटर के 3 कंपोनेंट है, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर। यानी कि तत्व, संयोजन और मिश्रण। तत्व यानी कि हमें प्योर जो नेचर से मिलता है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स। मिक्सचर यानी कि 2 पदार्थ एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाना, उसे बोलते हैं मिक्सचर। और कंपाउंड, कंपोजिशन और कंपाउंड यानी कि संयोजन। 2 या उससे ज्यादा पदार्थ एक दूसरे के साथ मिक्स तो होते हैं, लेकिन अपनी जो ओरिजिनल, जो उसका गुण धर्म है, ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी है, वो भी डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि वो बनाए रखते नहीं है। यानी कि 2 पदार्थ एक दूसरे के साथ मिक्स होकर कोई नया तीसरा पदार्थ बनाता है, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। मिक्सचर के अंदर 2 है, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। प्योर सब्सटेंस यानी कि वो हमारे एलिमेंट्स हो गए, प्योर सब्सटेंस जो हमें नेचर में से मिल जाता है वो कंपाउंड। तो व्हेन the substance that can be broken down only by the chemical method, यानी कि वो केमिकल मेथड से ही हम उसे डिपोजिशन कर सकते हैं। और मिक्सचर जो मैंने आपको बताया वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर आता है मिक्सचर को कैसे एक दूसरे के साथ से अलग करें, वो प्रोसेस ऑफ द मिक्सचर, अनमिक्सिंग। तो उसमें आता है फिल्ट्रेशन, डाइल्यूशन, वो सब। और लास्ट में हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ द मैटर, यानी कि लो कंजर्वेशन ऑफ द मास कंजर्वेशन लो या फिर मैटर कंजर्वेशन लो। तो उसमें हमें पता है जैसे एनर्जी कंजर्वेशन लो होता है हमारा, तो उसमें क्या होता है कि जो एनर्जी है हमारी वो ना तो नई बन पाती है, ना तो जो पुरानी है वो मिट जाती है। क्या होता है
कि सिर्फ एक चेंज से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होती है। यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एनर्जी से आप क्या करते हो, हीट उत्पन्न कर सकते हो। हीट से आप फिर से क्या करते हो, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न कर सकते हो। यानी कि उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पॉसिबल है, लेकिन उसका नया निर्माण करना या फिर जो है उसे मिटा देना वो पॉसिबल नहीं है। सेम टू सेम लॉ हमारा मास कंजर्वेशन का लॉ ये कहता है कि हम मास को बना नहीं सकते या फिर मास को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम फिर उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि आपके पास अभी कोई भी एक चौक हो, कोई भी वस्तु हो, आप तो उसे क्या आप तोड़ दोगे तो वो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। लेकिन पहले जो उसका मास था, बाद में जो उसका मास था, मास तो रहेगा। वैसा तो नहीं आपने तोड़ दिया और गायब हो गया। तो सिर्फ क्या है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह पे वो जा सकता है, लेकिन नया बन सकता नहीं है और मिट भी सकता नहीं है। तो ये सब हमने देखा था प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर के अंदर। उसके बाद हमने चालू किया था इलास्टिसिटी। तो कहाँ पे है हमारा इलास्टिसिटी, फिर हमने देखा था मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर यानी कि इलास्टिसिटी। तो आपको बहुत ही अच्छे तरफ से याद होगा कि इलास्टिसिटी है क्या। इलास्टिसिटी यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी कोई पदार्थ की कि उस पर आपने फोर्स लगाया तो उसमें चेंज होने वाला है, फोर्स मिटा दिया तो पहले जैसा था वैसे बन जाता है। बस यही तो बात है इलास्टिसिटी की, इसको हम हिंदी और गुजराती में स्थितिस्थापकता कहते हैं। अब बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स क्या होता है कि कोई भी न्यूटन का दूसरा नियम हमें फोर्स की डेफिनेशन देता है कि स्थिर पदार्थ है वो स्थिर रहने की ट्राई करेगा, कोई गतिमान पदार्थ है वो गति में रहने की ट्राई करेगा, तब तक कि जब तक हम उसको एक्सटर्नली कोई डिस्टरबेंस ना दे। यानी कि वो जो स्थिति में है वो सिस्टम वही स्थिति में रहने की कोशिश करेगी। लेकिन हम उसे एक्सटर्नली डिस्टर्बेंस, यानी कि कोई बॉल है वो गति में है तो हमने उसके बीच में हमारा हाथ रख दिया तो क्या होगा, वो स्थिर हो जाएगा। यानी कि जो हमें उस पे लगाया वो हो गया हमारा फोर्स। अब फोर्स में अब हमें बात करनी है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या क्या होता है कि जिस फोर्स लगाने से हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो पदार्थ है, उसकी शेप और साइज में डिफॉर्मेशन आता है या फिर उसकी शेप और साइज में कोई बदलाव होता है, तो वैसे फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। इलास्टिसिटी, the elasticity is the property of the object by virtue of which it regains its original configuration after the removal of the deforming force। deforming force लिखना बहुत ही आवश्यक है। अब सिर्फ फोर्स लिखोगे तो आपकी डेफिनेशन है वो गलत हो सकती है। खास याद रखना, कोई भी डेफिनेशन हो तो उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स है, मेन है वो डिस्प्ले होना ही चाहिए। इलास्टिसिटी लिमिट मैंने आपको समझाया क्या है कि कोई हद तक वो इलास्टिक रहेगा ना। फिर आप ऐसा तो नहीं है फोर्स लगाते जाओ, लंबा होता चला गया, फोर्स निकालते जाओ, फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, ऐसा तो नहीं है। कोई एक लिमिट तक वो क्या है वापस अपना शेप गेन करेगा, बाद में क्या होगा, टूट जाएगा। तो क्या होगा कि कोई एक लिमिट है हमारे पास कि वहां तक ही जो हमारा पदार्थ है वो खींचता चला जा रहा है और बाद में अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। उससे बाहर, उस लिमिट से बाहर आप ट्राई करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, वो पदार्थ हमारा टूट जाने वाला है। तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी यानी कि क्या है कि जैसे पहले था वैसे ही सेम टू सेम हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक लिमिट। और उसकी एग्जांपल है क्वार्ट्ज, फास्फोरस, वो सब उसकी एग्जांपल है। फिर प्लास्टिक बॉडी, तो प्लास्टिक क्या है, इलास्टिक नहीं है, वो प्लास्टिक है। यानी कि जो अपने रीगेन नहीं करता है अपने शेप और साइज को, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद भी वो डिफॉर्मेशन में ही रहता है, तो उसे हम प्लास्टिक बोलते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम प्लास्टिक बोलते हैं। तो ये हो गया प्लास्टिक बॉडी। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों भाई बहन है, साथ में ही आते हैं। तो स्ट्रेस क्या है, रिफॉर्मिंग फोर्स पर एरिया, यानी कि हमने फोर्स लगाया तो भाई
न्यूटन का तो थर्ड नियम भी ऐसा कहता है ना कि हम जितना फोर्स लगाएगा हमारे सामने ही उतना ही फोर्स आएगा। तो हम अभी कोई चीज है उसे तोड़ने की ट्राई कर रहे हैं तो वो टूटने वाला नहीं है, तो वो सामने से अपना कोई फोर्स लगाएगा, सामने से भी वो बोलेगा कि भाई मुझे टूटना नहीं है, मुझे जैसे है वैसे रहना दो। तो वो जो सामने से फोर्स लगाएगा उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अगर हमारा फोर्स ज्यादा हो गया तो टूट जाता है, अगर सामने वाला का फोर्स ज्यादा है तो नहीं टूटता है। बस वही तो होता है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स पर एरिया यानी कि हमें उसे बोलते हैं स्ट्रेस, और उसका ऐसा यूनिट हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस का दो टाइप है, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। और दूसरा एक आता है शियर स्ट्रेस जो टेंजेंशियल के अंदर आता है, नॉर्मल के अंदर दो आता है, टेंसाइल और कॉम्प्रेसर। टेंसाइल यानी कि खींचना, कॉम्प्रेसर यानी कि दबाना, और शियर फोर्स यानी कि दो अलग अलग प्लेन में होता है, उसे हम शियर बोलते हैं। बात आती है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होती है, उसे हम गुजराती में विकृति या फिर एरर भी कह सकते हैं। कि क्या है कि कोई भी पदार्थ है तो प्योरली इलास्टिक तो नहीं होगा, तो क्या होगा, खींचेगा, फोर्स छोड़ दिया, मूल परिस्थिति में आ जाएगा, लेकिन उसकी ओरिजिनल शेप में थोड़ी सी क्या होगी, छेड़खानी होगी, और उसे तो हम बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का भी तीन प्रकार है, लॉन्जिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शियर। लॉन्जिट्यूडनल में क्या होता है कि लेंथ में फेरफार होता है, एरिया में फेरफार होता है तो शियर आता है, और वॉल्यूम में चेंज होता है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आता है। और स्ट्रेन का हमें पता है कि कोई यूनिट है नहीं, क्योंकि लेंथ बाय लेंथ यूनिटलेस क्वांटिटी है हमारी। हुक्स लॉ मोस्ट आईएमपी है, within the limit of the elasticity the stress is the directly proportional to strain, this is the our Hooke's law। यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और हमें वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए वहां पे हमें कांस्टेंट रखना होता है, और वही तो कांस्टेंट होता है हमारा यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ द रिजिडिटी। क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस के तीन प्रकार है, सॉरी स्ट्रेन के तीन प्रकार है, तो उस हिसाब से कांस्टेंट भी अलग अलग आएगा, और वही हो जाता है हमारा यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ द रिजिडिटी। यंग मॉड्यूलस में क्या होता है कि नॉर्मल स्ट्रेस अपन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, बल्क मॉड्यूल, फिर आता है मॉड्यूलस ऑफ द रिजिडिटी देख लेते हैं, या फिर चलो बल्क मॉड्यूलस। बल्क यानी कि मैंने आपको बोला था बल्क यानी कि हल्क याद रखना है, हल्क यानी कि बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है, नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वो हो जाता है बल्क इलास्टिसिटी। और बाद में रह गया शियर वाला, तो शियर कब आता है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस में ही शियर आता है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन वो हो जाता है हमारा मॉड्यूलस ऑफ द रिजिडिटी। यंग, बल्क एंड मॉड्यूलस ऑफ द रिजिडिटी दोनों के यूनिट, और एक बार आप याद रख लो, आपको एक चीज भी लिखनी है असाइनमेंट में, टाइप्स ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, उसके डेफिनेशन या फिर उसका फॉर्मूला, आप जो भी लिखो, लेकिन ये तीन चीज भी आपको लिखनी है। यानी कि दो चीज हमें लिखनी हो गई, पहले मैंने आपको सब्लिमेशन वाला वो 6 फेज था वो लिखने को बोला है, अब हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन के टाइप ऑफ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एक बार पढ़ लो, क्योंकि आपको ये असाइनमेंट में सबमिट करना है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लास्ट में मैं आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन देने वाला नहीं हूँ, इसीलिए आपको रिवीजन लेक्चर पूरे का पूरा देखना पड़ेगा, और बीच बीच में जो आता है वही आपको असाइनमेंट में देना पड़ेगा। एक बार देख लो। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, क्या है वो देख लेते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी, वो तो आपको पता है क्या होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी में। कॉम्प्रेस होता है, छोटा होता है हमारा पदार्थ, और उसकी डेफिनेशन क्या है कि 1 अपन बल्क मॉड्यूलस यानी कॉम्प्रेसिबिलिटी। लिमिट ऑफ द इलास्टिसिटी आपने देख ली कैसे होता है वो। ब्रेकिंग स्ट्रेस यानी कि लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के बाद जो पदार्थ हमारा टूट जाता है, जिस फोर्स पे हमारा पदार्थ टूट जाता है उसे हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम यानी कि जो टाइम लगाता है फोर्स रिमूव करने से ओरिजिनल पोजीशन के बीच में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट वो भी देख लिया था। इलास्टिक फटीग्यू यानी कि जब वो टूट जाता है तो उसे बोलते हैं इलास्टिक फटीग्यू। डक्टाइल मटेरियल यानी वो क्या होता है कि उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन में इलास्टिक
हुक्स लॉ फॉलो नहीं, हुक्स लॉ को फॉलो करता है, लेकिन क्या है, प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती है कि अगर स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ा तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, उसे बोलते हैं हम इलास्टिक मटेरियल, या सॉरी डक्टाइल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल यानी कि तुरंत ही टूट जाता है, तो प्लास्टिक रेंज बहुत ही स्लो है उसकी। इलास्टोमर्स यानी कि क्या होता है, द सेम प्लास्टिक रेंज, कोई भी प्लास्टिक रेंज नहीं होती है, यानी कि डायरेक्ट इलास्टिस लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी खत्म हो गई, टूट गया बस, और कोई बात नहीं। और ये एनर्जी आती है, उसका हमें फॉर्मूला याद रखना है कि 1/2 यंग मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर। पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन लेटरल स्ट्रेन दोनों के रेशियो, उसे बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। क्योंकि हमें पता है कि कोई पदार्थ अगर खींचता है तो उसका एरिया स्मॉल होगा, और कॉम्प्रेस करते हैं उसका एरिया बढ़ता है तो उसकी लेंथ स्मॉल होगी। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन अपन लेटरल स्ट्रेन का हम अगर रेशियो ले ले तो उसे हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो, और उसकी वैल्यू -1 से 0.5 के बीच में ही, 0 से 0.5 के बीच में ही उसकी वैल्यू वेरी होती है। तो ये बात हो गई हमारी कौन सी, इलास्टिसिटी की बात। उसके बाद हमने पढ़ा था सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन में क्या था कि सरफेस टेंशन क्या है हमारा, तो हमें पता है कि कोहेसिव और एडेसिव फोर्स, जो हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा, इसलिए तो आपके लिए बहुत ताजा होगा, आपको याद ही आ जाएगा कि सरफेस टेंशन यानी कि सबसे पहले तो एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई पानी भरा हुआ कोई भी बाल्टी टबलर जो भी है, उसके अगर आप कोई टांचनी हो, पिन हो या स्टील की कोई भी चीज हो, बारीकाई से रखते हो तो तैरने लगती है, लेकिन उस पर आप फोर्स लगाते हो तो डूब जाता है। तो तैरने लगता है तो किस हिसाब से तैरता है, तो वही तो हमारी प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के लिए दो परिबल महत्व होते हैं, कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है कि पानी पानी के मॉलिक्यूलर के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसे कोहेसिव लेते हैं, और पानी और दूसरी कोई सपाटी यानी कि हवा ले लो या कांच ले लो या प्लास्टिक ले लो जिसके साथ पानी भरा हुआ है, वो आप कोई ले लो तो उसे बोलते हैं एडेसिव फोर्स। दोनों तो है एट्रैक्टिव टाइप के ही फोर्स, लेकिन सेम मटेरियल के बीच में लगता है उसे कोहेसिव बोलते हैं, डिफरेंस मटेरियल के बीच में लगता है उसे हम बोलते हैं एडेसिव फोर्स। कोहेसिव और एडेसिव सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एट वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कैसे बनता है वो। अब बात करते हैं सरफेस टेंशन बनता कैसे है, कि कोहेसिव फोर्स है तो पानी के अंदर का कोई भी मॉलिक्यूलर है उसके आसपास सभी के पानी के मॉलिक्यूल होगा तो उसके बीच में कोहेसिव फोर्स लगेगा, और रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा, जीरो, नील, अंडा, कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि चारों ओर से एक सरखा एक फोर्स लगेगा, कोई लेफ्ट साइड में खींच रहा है, कोई राइट, कोई ऊपर, कोई नीचे, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। लेकिन जो भी हमारा सरफेस पे है पानी का, वो पानी के मॉलिक्यूलर, वो बाद उसके बगल में क्या होगा, कांच हो तो कांच होगा, प्लास्टिक में भरा हो तो प्लास्टिक होगा, हवा में हो तो एयर होगा, तो वो क्या होगा, कोहेसिव और एडेसिव दोनों फोर्स उस पे अट्रैक्ट करेंगे। अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आने की ट्राई करेगा, और एडेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो वो क्या होगा कि वो सपाटी सरफेस की तरफ रहने का ट्राई करेगा। तो अगर एडेसिव फोर्स ज्यादा हो गया तो पानी जो है हमारा स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, और स्ट्रेच होने के कारण क्या होता है, एकदम पतला मेम्ब्रेन जैसा एक लेयर बनता है, और वो लेयर क्या है पता है, पता ही होगा ना, वही तो हमारा सरफेस टेंशन है। तो बस वो हो गया हमारा सरफेस टेंशन। फिर उसका एग्जांपल जो हमने कल ही देखे, फिर मैंने आपको एक बताया थी कि हमारा जो बबल है वो राउंड ही क्यों होता है, फिर हमारा पानी का जो ड्रॉपलेट है वो ड्रॉप शेप में ही क्यों होता है, तो सरफेस टेंशन के लिए आपको भी। और एक और बात कि आपको एमसीक्यू में पूछा जाए कि सरफेस टेंशन की वजह से नीचे बताई गई हुई कौन सी जो हमारी सही है, तो उसमें हो सकता है कि पानी का बबल राउंड होता है, सोप का बबल राउंड होता है, तो उस हिसाब से आपको क्या है, सही सा ऑप्शन चुन के टिक मार्क करना है। सरफेस टेंशन बहुत ही इजी है, उसमें आपका कोई भी मार्क्स जाना नहीं चाहिए। अब उसके बाद हमने देखा था मेनिस्कस।
आपको पता है कल ही हमने देखा मेनिस्कस क्या है कि फॉर्मेशन लेयर कॉनकेव और कॉन्वेक्स ऐसी सपाटी बनती है। अगर एडेसिव फोर्स ज्यादा हो गया, कौन सी कंपैरिजन टू कोहेसिव के कंपैरिजन टू, तो ये जो हमारा जो यहाँ के जो मोलिक्यूलर है वो इस सपाटी के साथ चिपके रहने की कोशिश करेगा, तो हो जाता है कॉनकेव। और एडेसिव फोर्स कम हो गया तो यहाँ से उसे जल्दी चले जाना है, क्योंकि तो क्या होगा, कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो वो चला जाता है, तो फिर हमारा हो जाता है कॉन्वेक्स। पानी और कांच कॉनकेव होता है और कांच और मर्क्यूरी कॉन्वेक्स होता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं मेनिस्कस। फिर आता है कैपिलरी एक्शन, जो मैंने कल आपको फिगर के सहित वीडियो दिखा के बताया था कि अगर हम कोई पानी या कोई भी प्रवाही लिक्विड रखा हुआ कोई पात्र है, उसके अंदर हम पतली सी डायमीटर वाली कोई ट्यूब रखते हैं, तो क्या होता है, पानी की सपाटी कहा तो ऊपर आने की कोशिश करता है और नीचे जाने की ट्राई करता है। तो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी राइज भी होता है, कैपिलरी फॉल भी होता है। तो कैपिलरी राइज पानी और कांच के संजोगों में राइज मिलेगा क्योंकि वहां पे एडेसिव फोर्स ज्यादा है, और मर्क्यूरी और कांच के बीच में कैपिलरी आपको क्या मिलेगा, फॉल मिलेगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। तो ये बात हो गई हमारी कैपिलरी एक्शन के बारे में। तो आपको सरफेस टेंशन वाली जो है हमारी चैप्टर में से आपको असाइनमेंट में लिखना है सरफेस टेंशन क्या है, और ना सरफेस टेंशन रहने दो, कोहेसिव और एडेसिव फोर्स क्या है वो आपको लिखना है। तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, वो 6 फेज स्टेट ऑफ मैटर में से, इलास्टिसिटी में से यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और सरफेस टेंशन के अंदर से कोहेसिव और एडेसिव फोर्स। तो ये था हमारा रिवीजन वाला चैप्टर। अब हमने रिवीजन कंप्लीट कर लिया है फिजिक्स के अंदर। अब हम अगले वीक से, नेक्स्ट वीक से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या, अभी तक हमारा जो 3 चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, स्टेट ऑफ द मैटर, इलास्टिसिटी एंड सरफेस टेंशन। नेक्स्ट चैप्टर शायद हमारा विस्कोसिटी भी हो सकता है, जो सरफेस टेंशन से आगे का आप हम बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन के बाद विस्कोसिटी जो प्रॉपर्टी आती है, उसका बेसिक में आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप अपने खुद से मगज से विचारना कि मैं पानी फ्लोर पे डालता हूँ और मैं ऑयल या तो फिर हमारा हनी है, मध है, उसे फ्लोर पे डालता हूँ, तो क्या इफेक्ट होता है, पानी जो है वो पूरा फैल जाता है, लेकिन ऑयल है या फिर हमारा मध है वो फैलता नहीं है, वहां पे चिपका रहेगा। तो क्यों होता है ऐसा, दोनों तो है तो लिक्विड ही है ना, ऐसा तो नहीं कि एक सॉलिड है एक लिक्विड है, दोनों लिक्विड है तो दोनों में सेम प्रॉपर्टी रहनी चाहिए ना। तो क्यों होता है ऐसा, बस वही जानने के लिए हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी। फिर एक बात आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेगा कि क्रिकेट में जो बॉलर है वो बॉलर स्विंग करवाता है बॉल को, स्पिन नहीं बोलता हूँ, स्विंग बोलता हूँ, यानी कि हवा के अंदर इधर उधर हो जाता है। वो कैसे होता है, वो भी शायद विस्कोसिटी में हम पढ़ सके, शायद हो विस्कोसिटी में आता हो तो आपके सिलेबस में, नहीं आता हो तो मैं बाहर से पढ़ा लूंगा। लेकिन अभी के लिए हमारा रिवीजन 1 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर से नया वाला चैप्टर। तो 3 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं, लिख के नहीं लेकिन बता दिए कौन कौन से लिखने हैं। वो असाइनमेंट में सबमिट कराओ, अटेंडेंस कराओ, और बाकी जो हमारी छुट्टी बची है आज रविवार की उसे एंजॉय करो। जय भारत।